वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ऐसे में उमर अयूब ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया। उन्होंने कहा कि कराची के बिजली के निर्ख मुल्क के दीगर इलाकों से 3.5 रुपए कम हैं। आइंदा चंद माह में कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। विफाकी वजीर उमर अयूब ने बताया, कराची के शहरियों का एहसास है कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 850 मेगावाट दे रहे हैं। के सार्फिन ने जो बिजली के बिल निर्ख जमा कराने होते हैं कराची इलेक्ट्रिक को, वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों से तकरीबन 3.5 रुपए कम है। तो अगले चंद माह में ये इसको हम लोग बराबर हमें करना पड़ेगा। उनके टैंकियों में आरएफओ नहीं था, उन्होंने अपने ग्रिड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने सेंट्रल डिलीवरी पॉइंट जहां से वो नेशनल ग्रिड से बिजली देते हैं वो 500 केवीए के ग्रिड नहीं बनाए। तो बाकायदा उनको शो कॉज नोटिस नेपरा ने दिया हुआ है हियरिंग के बाद। के इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा है वो है 650 मेगावाट का। इस वक्त भी हम लोग उनको 850 मेगावाट दे रहे हैं नेशनल ग्रिड से। कराची के शहरी जो हैं वहां पे हमें उनका एहसास है और इमरान खान साहब वजीर आजम साहब का ये हुक्म था कि हमने वो सहूलियात मुयस्सर करनी है। उन्होंने अपना कॉमन डिलीवरी पॉइंट वो बनाना है जो कि फरवरी में बनाएंगे और इसके इन द इंटरमीडिएट LNG प्लांट उनका अगले साल आएगा, उसके साथ भी बेहतरी आएगी। लाहौर बराह रास्त ले आपको चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। रहनुमाएँ हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूँगा अवेयरनेस के लिए भी। बस यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी। तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शिबली साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC की बात होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, या सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है। आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। जो NAB के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है। तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़े दिनों बाद ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप सर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखें ज़रूर नहीं, देखें APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है, जिस तरह मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें। ये तो उसी तरह की बात हुई। तो हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि जो शिबली साहब ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग PTI के उनका रास्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं,
अब जो वो टिकट लेंगे वो नून लीग में होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो पीटीआई के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? और पीटीआई के आते लोगों से उन्होंने बात नहीं देखें, एहसान इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ, तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। PTI का ही टिकट होगा और PTI में ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप तो बड़े कमजोर लोग हैं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें, उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, ये इनका यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में तो चले आपकी सादा अक्सरियत है, बिल कैसे पास कराएंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं या जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मफाद से ये इलेक्टेड हैं? नहीं बिल्कुल के अंदर ही हैं, ये तो बाहर बैठे हैं। नहीं देखें, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर सकते हैं। तरह पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम तमाद आपने वापस करवाई थी। नहीं, ये तो आएंगी। नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की ज़ाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशंस, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुँचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो FATF अकाउंट है, वो FATF का जो बिल है वो मुल्क के, उसके लिए एक कंडीशन है, आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकॉनमी को आपने तबाह कर दिया, तो ज़ाहिर है कि उसकी फिर असरात तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम हैं कि हमने न तो कोई NRO देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नज़रिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग मिल गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान अब आज जैसा खबर है कि बरामद किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के खुलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं देखें, ये दोनों काम अहम हैं। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक के आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूसी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकॉनमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है लेकिन वो मुसीबतें नहीं देखने दी हैं जो कि और मुल्कों में अच्छे अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े, इंडिया की आप हालत देखें तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बावजूद हमारी कमज़ोरियों के उसने हम पे रहम किया। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी क्लियर हिकमत अमली अपनाई जिस पे बहुत प्रेशर डाला गया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान प्रेशर नहीं लेता, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, वो उस पर राय पे अपने उस पर चले हुए थे
اور اللہ ताला ने उसमें कामयाबी दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना आपको देखें दुनिया में जो हाल है उसका कोई आपसे ज़्यादा किसको पता होगा। बस नहीं कामयाबी जी। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अपॉइंटमेंट पे इतराज जो उठाया जा रहा है आपकी तरफ से, उसको एनओसी तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया। देखें प्रोसीजर में तो ये किसी ने मांगा होगा तो तब दिया होगा ना। फिर अगर हम इस तरह की बातें करें ये तो कि हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, हम कहें कि जी जो भी किसी का रिश्तेदार है हम नहीं करते, ये तो एक सरकारी वो था। लेकिन ज़ाहिर तो यही हो गया कि इनकी आपस में यही राय है कि आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूंगा, कल आप पे मुकदमे बनेंगे, मैं आपकी फेवर करूंगा, आप मुझसे करेंगे। ये इनका लेन देन हमेशा से रहा है। असल हकीकत आपको पता है। आपका क्या ख्याल है मौलाना फजल रहमान के ब्यूरोक्रेट भाई को कहीं लगने का हक नहीं है? नहीं, अगर तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो हैं ही नहीं उस सर्विस के, ठीक है ना। वो क्वालिफाई अगर करें, मेरिट पे करें तो वो करें, लेकिन लिंक साबित होता है क्योंकि माजी में यही चीज़ें होती रही हैं। मैट्रिक के बंदे को OGDCL का चेयरमैन बना दिया जस्ट बिकॉज उनके साथ जेल में थे। आप मुझे ये बताएं, इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा है और फिर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपने 2 साल में इसको पेरिस क्यों नहीं बनाया। तो देखें चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखा करें। इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है या कहीं पे छोटी मोटी चल रही है कोई मामला? देखें -1 इमरान खान है तो PTI है, PTI के पास इमरान खान नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है PTI। सारे PTI जितने भी हमारे अवाम हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, इमरान खान के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई -1 -2 ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपोजिशन की जहन के इख्तरा है जो कि अवाम को बदगुमान करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि ये कामयाब हो गए तो ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें वो काम नहीं चलेंगे कि जिसमें आपने अपने लिए अरबों खरबों बना दिए। आप मज़े से बैठे हुए हैं, आप इधर ही से बनाए ना। आप जो है तो उधर इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पुरफज़ा हवाओं में इस वक्त बैठे हुए हैं। किधर है लीडरशिप? किधर है वो लीडरशिप जो कि कहती है कि हम मुल्क को बचाएंगे? मुल्क को तो तबाह किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। बस करें आखिर में आपकी तमाम गुफ्तगू का आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। ये कहा जा सकता है चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ जाए लेकिन अब आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम उसूलों पे हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नज़रिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा अपोजिशन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, इन्हें मुल्क से दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें, पाकलैंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ हैं। शाह खालिद, कौन है ये दोनों शख्स और कितने अहम गवाह हैं? जी बिल्कुल, नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। साबिक सदर नेशनल बैंक सैयद अली रजा जरदारी और सैयद कमर हुसैन नैब के वादा माफ गवाह जो है ये बन गए हैं, जबकि नैब ने दोनों वादा माफ गवाहों को कानून के मुताबिक गवाही देने पर माफ कर दिया है। ये आज अदालत में प्रोसिक्यूटर का कहना था, जबकि नैब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस में 61 गवाहान तैयार कर लिए हैं, जबकि पार्कलैंड की मुबैना फ्रंट कंपनी पार्थिनून को कर्ज जारी करते वक्त सैयद अली रजा नेशनल बैंक के सदर थे, जबकि कर्ज जारी करने वाली कमेटी के सरबराह कमर हुसैन भी बाद में नेशनल बैंक के सदर बने। सैयद अली रजा को इनकी अपनी दरख्वास्त पर वादा माफ गवाह जो है ये बना दिया गया है, जबकि जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को बैंक हुकाम से मिलाया था। साथ में उन्होंने अपने बयान में मजीद ये कहा है कि जरदारी ने बैंक ऑफिशियल को बताया कि मेरे पैगामात अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद जो है ये पहुंचाएंगे, जबकि तफ्तीशी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जरदारी के दबाव पर ही कर्ज की रकूम जारी की जाती रही जो जाली अकाउंट्स में गई, जबकि साथ में नेशनल बैंक क्रेडिट कंपनी के तमाम अफसरान भी जरदारी के खिलाफ गवाहान में शामिल है, जबकि पार्कलैंड और पार्थिनून जरदारी की ही फ्रंट कंपनियां थी और SECP हुकाम भी गवाही जो है ये देंगे, जबकि तमाम 61 गवाहान के ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 161 के तहत रिकॉर्ड बयानात नैब के पास मौजूद है और तमाम गवाहान फर्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत में पेश किए जाएंगे, जबकि फ्रंट कंपनियां
पार्क लेन और पार्सिन्यून यूनस कुदवाई ने बतौर फ्रंट मैन जो है ये चलाई, जबकि तफ्तीशी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कर्ज और किक बैक्स के रुकूम यूनस कुदवाई ने ही जाली अकाउंट्स में डाले और यूनस के दफ्तर पर छापे के दौरान जो है ये तमाम तर जाली अकाउंट्स के मोहरे भी शवाहिद में शामिल किए गए हैं। शवाहिद इकट्ठा करने वाली नेब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के 9 अफसरान भी गवाहान की फहरिस्त में शामिल है, जबकि जाली अकाउंट्स की इब्तिदाई तफ्तीश करने वाली FIA के मोहम्मद अली अबड़ू भी गवाहान में शामिल है और कर्ज लेने वाली मुबैना फ्रंट कंपनी पार्सिन्यून की कंप्यूटर ऑपरेटर की गवाही भी शवाहिद का हिस्सा है। ये तमाम 161 गवाहान हैं जो कि उन्होंने दफा 161 के तहत रिकॉर्ड बयानात नेब के पास जो है ये जमा करा दिए हैं और इस पर अब मजीद समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया शाह खालिद, तफसीलन आपने आगाह किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में जिला वस्ती से कचरा ना उठाने और बरसात के बाद निकासियाब का निज़ाम मुतासर होने का मामला। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। अदालत ने डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसरान को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा कि कचरे की वजह से बरसात में कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं, हर तरफ गैर कानूनी तामीरात और कचरा ना उठाने की वजह से कराची डूबा। हर इदारा दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहे थे, बरसात में लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। अदालत ने सूबाई हुक्म से इस्तफसार किया कि अलाइशों को ईद कुर्बान पर ठिकाने लगाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है। सरकारी वकील का कहना था कि जिला वस्ती से कचरा उठाने की जिम्मेदारी KMC और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि महीनों से सिंध हुकूमत को मानसून बारिश से आगाह कर रहे थे, लेकिन सिंध पर सालों हुक्मरानी करने वाली PP के नाअहल रहनुमाओं ने कुछ नहीं किया। शहर को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अफसोस है 70 सालों से कचरा और आलाइशें ठिकाने लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना में वज़ीर आज़म ने कराची की सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया। 18वीं तरमीम के बावजूद वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए कोशां है। खबर आपको देंगे कराची की सूरत हाल पर MKM PTI के MNAs का इजलास का बाइकॉट। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मगर आपने क्या इंतजाम किया, इस पर बात करेंगे। अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर बताइएगा, वॉकआउट किया क्या है MKM और PTI के MNAs की जानिब से? जी खालिद, ये PTI और MKM के जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने वॉकआउट किया। उनका ये कहना था, उसामा कादरी थे, उनका ये कहना था कि कराची की सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन हो चुकी है, सिंध हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि कराची के सनतकारों ताजरों से भी उन्होंने अपील की कि वो टैक्स देने की बजाय खुद सोचें और खुद जो है वो खर्च करें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इंतजाम नहीं किए थे और पानी की निकासी के हवाले से वहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से सिंध के कराची के अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस मौके पर MKM और PTI के जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने इजलास से वॉकआउट किया। अजहर फारूक बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली ही आपको लिए चलेंगे, ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। महसूस करते हैं आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर ख्वाजा आसिफ साहब, आज से चंद रोज कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी
फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके, तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ। जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है, ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी, को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी। ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसके हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, दान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं, उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। राय भी हुआ, जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तज़किरा ही आपने किया ना। जनाबे वाला, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैबज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है, ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। We just wanted to put an end to this practice. We abhor this practice कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राना सनाउल्लाह, आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राना सनाउल्लाह, 20 किलो हीरोइन डाली। ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस
یہ پریکٹس ہم بند کرنا چاہتے ہیں. اگر میں پلیز میں اس کا جو ہے میں اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا. آپس میں بات چیت نہ کریں, آپس میں بات چیت نہ کریں. اس کا میں ادھار کر لیتا ہوں, وہ جو ہے بعد میں دے لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ان قوانین کو جو ہے اپنے جو ادوار حکومت تھے, پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے, ہم ان کو ٹھیک کر سکتے تھے. اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے. یہ تاریخ گواہی دیتی ہے ہماری 72 سالہ. ہم اس پریکٹس کو we want to end that practice. ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے. ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں 80%, 70%, اور بھگت لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ بھگتیں گے. کوئی ہمیں خوف نہیں ہے, لیکن یہ اتنے ناعاقبت اندیش ہیں. کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے. سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے. وہ جنت کا ٹکڑا ہے, سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. اور جناب والا, اگر ان کا ایجنڈا جو ہے اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے, یا اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے, اینٹی کرپشن ان کا جو ہے وہ ان کے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا, مینیفیسٹو ڈکلیئر کیا, اس کا حصہ ہے, تو جناب والا ان کی صفوں میں کو خدا کا خوف کریں. بڑے بڑے مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا, اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں, استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. بی آر ٹی میں استثناء ہے, معلم جبہ میں استثناء ہے, بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے, اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس, اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں. ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. یار ایک منٹ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج سے چند روز پہلے اسپیکر نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی جس میں نیب کے قوانین کو ڈسکس کیا گیا تھا, فیٹف کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا, لیکن خواجہ آصف نے آ کر جو بات کہی اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نیب کے حوالے سے قومی سلامتی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.